हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। ये जो चीज है ना, परस्यूट ऑफ पीस एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस भी है। देखिए तो बेसिकली परस्यूट ऑफ पीस जो है, तो आपका चैप्टर भी है पीस, ठीक है। अब आपने अभी तक क्या कहानी देखी, क्या कहानी मतलब किस तरह से समझी? तो कहानी में आपने देखा कि आखिर पीस होती क्या है। अलग अलग आपने ये देखा कि पीस जो है, तो पीस को चैलेंजेस हैं बहुत सारे, वायलेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चरल वायलेंस है, उन्हें एलिमिनेट करना है, तब पीस स्टैब्लिश हो पाएगी। फिर आपने ये भी देखा कि जो वायलेंस नॉन वायलेंस पीस के बीच का वो पूरा जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें अल्टीमेटली नॉन वायलेंस इज द बेस्ट वे आउट। थिंकर्स भी यही कहते हैं। महात्मा गांधी का क्या कहना था नॉन वायलेंस को लेकर, आपने वो जान लिया, ठीक है। पिछले वीडियो में आपने ये देखा कि स्टेट और पीस जो है, इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। कभी कभी दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। स्टेट क्या कर लेता है, पीस को स्टैब्लिश करने की जगह पीस को डिस्टर्ब कर देता है। तो इतना सब कुछ देख लिया। अब आप चैप्टर को कहां लेके आ चुके हो? आखिरी मोड़ पे लेके आ चुके हो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लाइमेक्स आने वाला है एक तरह से देखा जाए तो यहां पर हमें यह समझना है कि जब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस है, ठीक है, तो वो आप किस तरह से अचीव करोगे, ठीक। तो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। आपको पीस को जब परस्यू करना है, पीस को अचीव करना है, तो कौन कौन सी अलग अलग अप्रोच हो सकती है, किन किन तरीकों से आप पीस को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच देखो, यहां पे तीन अप्रोच है, मैं आपको बता देता हूं। देयर हैव बीन 3 डिस्टिंक्ट अप्रोचेस फॉर द परस्यूट ऑफ पीस। 3 अलग अलग अप्रोचेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक। तो पहली अप्रोच जो है आपकी, वो समझते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच अकॉर्ड्स सेंट्रलिटी टू स्टेट, respects their sovereignty and treats competition among them as a fact of life। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां पे कि एक तरीका यह होता है कि आपको क्या करना होगा, हर स्टेट को सेंट्रलिटी देना होगा। हर स्टेट को उसकी मतलब जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को उनके हिसाब से चीजें करने दो, उनको पावर दो, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। क्योंकि क्या है, पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो फिर वो क्या आतंकवादी बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपको जब आप जैसे बड़े बड़े होते जाओगे ना, तो वहां आपके पास में पावर आते जाएगी कि आप डिसाइड कर सकते हो आपको पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चे नहीं हो जो चाटा लगा लगा के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो बात यहां पे यही हो रही है कि एक तरीका क्या हो सकता है पीस स्टैब्लिश करने का, कि स्टेट्स को उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है, उनके ऊपर छोड़ दो। एक क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स रहेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज रहेंगी। वो भी हमने देखा पिछले वीडियो में कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को, मतलब जब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे तो एक दूसरे की पीस डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको उन्हें पावर इस तरह से देना है, अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा, उनकी सॉवरेनिटी को इस तरह से रिस्पेक्ट करना है कि आप क्या करो, एक अल्टीमेट मतलब एक ओवरऑल बैलेंस स्टैब्लिश कर सको, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर की जो अप्रोच है वो अभी मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। देखो एक समस्या और बता देता हूं मैं आपको, ये जो टॉपिक है तो उसमें 3 पॉइंट क्लियर नहीं दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्ट आता है ऐसे ही, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। आपको तीनों पॉइंट लिखना होंगे, तीनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो पहला तरीका जो है वो मैं समझा रहा हूं, ऐसे ब्रेक करके मैं तीनों तरीके समझा दूंगा, आप बस फ्लो में समझते चलना चीजों को। तो पहला तरीका ये बोलता है कि आपको स्टेट्स को सेंट्रलिटी देना होगी, स्टेट्स को रिस्पेक्ट देना होगी, उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको क्या करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा। एंड ट्रीट्स कंपटीशन अमंग देम एज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। अब वो वाली बात तो देखो दिखती है कि इंडिया का इंटरेस्ट देखेगा, चाइना का इंटरेस्ट देखेगा, अमेरिका का इंटरेस्ट देखेगा। तो उनके बीच में उस चक्कर में जो कंपटीशन भी होगा ना, तो कंपटीशन इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। वो कंपटीशन तो रहना ही है। आप कितने ही अच्छे दोस्त हो, ठीक है, आप आपका ही पेपर लिखोगे, आप आपके पेपर में बेस्ट अचीव करने का सोचोगे, आपका दोस्त उसका पेपर खुद का लिखेगा, वो उसमें बेस्ट अचीव करने को सोचेगा, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना होगा, और जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, ताकि शांति बनी रहे, ठीक है। कंपटीशन भी होगा, सारी चीजें होगी, लेकिन यहां पे आपको कुछ पॉइंट्स ये रिमेंबर रखना होंगे, ठीक है। मतलब वर्ल्ड सिस्टम की बात कर रहा हूं कि वर्ल्ड वाइड आपको इस चीज को रिकॉग्नाइज करना होगा कि स्टेट सॉवरिन है, स्टेट्स को छोड़ दिया जाए, वो अपने हिसाब से काम करें, ठीक है। उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी रहेगा, वो फैक्ट है, ठीक। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कंपटीशन ऐसा ना हो कि एक स्टेट अपनी ग्रोथ में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में बाकी सबको कुचल दे, ठीक है। कोरोना जनक समझो, जहां से कोरोना आया, आप चाइना ने क्या कर दिया, अपने इंटरेस्ट के चक्कर में क्या है, उन्होंने ये कभी क्लेम ही नहीं लिया कि ये पेंडेमिक उसके चक्कर में फैली है। तो क्या है, वर्ल्ड पूरा जो है वो सफर कर रहा है, पीस वर्ल्ड वाइड डिस्टर्ब हो गई है, ठीक। तो आपको वो इंश्योर करना होगा, लेकिन कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो कंपटीशन का, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स क्या है, सॉवरिन रहेंगे, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्ट देयर सॉवरिनिटी। लेकिन वो सॉवरिनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए जो जिस तरह से वो ग्रो करेंगे, तो उस ग्रोथ में वो दूसरों को हार्म ना पहुंचाए,
तो वो जो कंपटीशन वो महसूस कर रहे हैं और कंपटीशन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, हर स्टेट वही करता है। तो लेकिन वो कंपटीशन को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट ऑफ पॉसिबल कंफ्लिक्ट थ्रू इंटर स्टेट अरेंजमेंट्स लाइक बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटर स्टेट कंफ्लिक्ट भी होंगे। जब आप कंपटीशन में हो तो इंडिया, चाइना, सारे स्टेट्स अलग अलग सब अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये इस तरह का जो कंफ्लिक्ट है, ठीक है, तो इस कंफ्लिक्ट को आप कंटेन कर सकते हो, इस कंफ्लिक्ट को आप रोक सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर रहना चाहिए। कैसे बैलेंस ऑफ पावर रहना चाहिए, उसका कोई एग्जांपल है क्या सर? वो मैं समझाता हूं, अभी भी समझाऊंगा। और देखो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो आप देखते हो ना, आसियान देश होते हैं, पूरा एक आसियान ग्रुप रहता है, ठीक है। आप ब्रिक्स का एक देश देख लोगे। ब्रिक्स क्यों बनाया गया है? ताकि वो यूएस को कंट्रोल कर सके। अब फिर चाइना को कंट्रोल करना है तो अलग अलग, जैसे क्वाड एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम अभी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाना पड़ेंगे, ताकि आप बैलेंस, वर्ल्ड पावर जो है उसको क्या कर सको, बैलेंस कर सको, ठीक है। अगर आप क्लासिकल एग्जांपल की बात करते हो, जैसे पुराने समय में आपकी बुक में जो लिया है, ठीक है, ये एग्जांपल पढ़ना, हम क्या होता है एक लाइन पढ़ते हैं, एक बार नहीं समझ आती आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया करो। जैसे आप देखोगे, सच अ बैलेंस इज सेड टू हैव prevailed in the 19th century when the major European countries fine-tuned their struggle for power by forming alliance that deterred potential aggressors and prevented the outbreak of large-scale war. 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 19th सेंचुरी में जैसे अगर आप देखोगे ना, तो यूरोपियन, आप हिस्ट्री को समझेंगे तो इंग्लैंड और फ्रांस जो थे, ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, आपस में बहुत दुश्मन थे, एक दूसरे का खून के प्यासे थे। लेकिन क्या किया इन्होंने, इनके आपस के जो स्ट्रगल थे पावर को लेके, इनके आपस के जो कन्फ्लिक्ट्स थे, उसको भुला के इन्होंने अलायंस बनाई, ठीक है। इन्होंने अलायंस बनाई ताकि क्या है, जो पोटेंशियल एग्रेसर हो सकता है, जैसे जर्मनी वगैरह जो है, जो कल को पोटेंशियली एग्रेसिव हो सकते हैं। रशिया एक बड़ा हो रहा था, यूएसएसआर, सोशलिज्म, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी वहां पे बढ़ती जा रही थी, तो उसको चेक करने के लिए क्या है, लोगों ने अलायंस बनाना चालू कर लिया। इंग्लैंड और फ्रांस साथ में आ गए, ठीक है। तो क्या है, ये वही बताया गया कि बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए क्या है, बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए अलायंस वगैरह सारी चीजें बनाना जरूरी है। एक तरीका ये है, बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। डेटरेंस इफेक्ट समझते हो ना, कि आप करो कुछ मत। दिखती बात है कि अब आज वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, यूएस के पास भी, चाइना के पास भी, सब न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हैं। लेकिन अब वो क्या है कि सबके पास जब न्यूक्लियर वेपन है तो एक बैलेंस बना हुआ है, एक डेटरेंस इफेक्ट है। डर के कारण क्या है कि डर के मारे सब लोग अब बैठे हैं सीधे, कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। उन्हें पता है कि एक भी अगर गलत स्टेप लेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका यह होता है कि हर स्टेट को छोड़ दो, उनके बीच में कंपटीशन को क्या करो, रेगुलेट किया जाना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर किया जाना चाहिए। और इससे अल्टीमेटली बोलते हैं ना कि डर के आदमी सीधा बैठा रहेगा, डर के पीस रहेगी, ठीक है। तो डर के कारण एक पीस मेंटेन रहेगी। एक तरीका यह होता है, एक अप्रोच ये होती है जो हमने आपको बताई। दूसरी अप्रोच क्या है, दूसरी अप्रोच भी समझ लो। The positive presence and possibility of interdependence to handle deep rooted nature of interstate rivalry, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझ कुछ नहीं आता है, लेकिन हम समझाएंगे, रुको। देखो क्या है यहाँ पे कि आपने एक तरीका तो ये देखा कि आप स्टेट्स को खुला छोड़ दो, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये क्या बोलता है कि स्टेट्स के बीच में आपको क्या करना होगा, स्टेट के बीच में आपको एक तरह से एक कॉपरेशन इंश्योर करना होगा, ठीक है। तो द पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, पॉजिटिव प्रेजेंस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर जब डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, कॉपरेशन की बात की जा रही है। टू हैंडल डीप रूटेड नेचर ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी। अब देखो एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, इस एग्जांपल को समझोगे तो आधी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब क्या है कि आप देखोगे इंटर स्टेट राइवलरी है इंडिया और चाइना के बीच में, मानो या ना मानो, अब तो मानो वाली बात है, ठीक है, बॉर्डर पे परेशान करते पिटाई लगा देना चाहिए। तो इस तरह से क्या इंटर स्टेट राइवलरी है, लेकिन अब इंटर स्टेट राइवलरी है तो इससे क्या है, पीस डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर यही दो नेशंस के बीच में इंटरडिपेंडेंस रहेगी तो पीस डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, उन्हें पता है, क्योंकि यार हमारे दूसरे एरियाज जो उसमें हमें नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे ये चाइना है, ठीक है, सी से चाइना, सी से कोरोना, और ये इंडिया है, ठीक है। अब क्या है, तो अगर आप इस चीज को समझोगे ना, तो यहां पे क्या हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा है, ठीक, हमारे यहां से बहुत सारा पैसा जाता है, चाइना से बहुत सारे गुड्स आते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हम खरीदते हैं, दिखती बात है। तो अब क्या हो रहा है, अब अगर आप यहां पे समझोगे तो ये इंटरडिपेंडेंस है, ट्रेड के फॉर्मेट में है, ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंस है। तो अब क्या होता है कि अब जब इस तरह से आप बंधे हुए इकोनॉमिकली, क्या है, आपने अब चाइना के भी जो गवर्नमेंट है वो भी समझ रही है कि हमें क्या करना होगा, चीजों को सही रखना होगा, रिश्ते सही रखना होंगे, नहीं तो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन बोलेंगे यार क्या तुम इंडिया से रिलेशन बिगाड़ लेते हो, तो हमारी पूरी की पूरी शेयर्स गिर जाते हैं, ठीक है, हमें लॉस होता है इकोनॉमिकली। तो उस तरह से क्या है कि ये जो पॉसिबिलिटी है इंटरडिपेंडेंस की, इससे क्या हो रहा है कि जो इंटरस्टेट राइवलरी है ना, जो पीस के लिए क्या एक चैलेंज है, वो एट टाइम्स आप हैंडल कर पाते हो।
है ना समझ में? तो ये कहानी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि आप क्या कर दो, किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड रहो, इंटरडिपेंडेंट रहो, तो उससे क्या रहेगा, पीस को आप इंश्योर करोगे। ठीक है, तो यहां पे कॉपरेशन की बात हुई। पिछले पॉइंट में हमने क्या देखा, पिछले पॉइंट में हमने देख लिया कि लोगों, अलग अलग स्टेट जो है तो क्या करना होगा, अलग अलग स्टेट्स को एक दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना होगी। कॉम्पिटिशन तो होगा ही होगा, लेकिन उस कॉम्पिटिशन को क्या करना होगा, अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। और यहां पे आप क्या देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन को आप कॉपरेशन में बदलने की कोशिश करो। कॉपरेशन रहेगा तो उससे क्या रहेगा कि पीस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, पीस एंश्योर की जा सकती है। ठीक है, तो द ग्रोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग नेशंस, एक एग्जांपल ये हो गया इसका कि कैसे इंश्योर किया जा सकता है। ठीक है, such cooperation is expected to temper state sovereignty and promote international understanding। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टेट्स जो सोवरेनिटी है, स्टेट ऐसा बोलते हैं कि हम तो क्या है कि हमारे पास में मतलब वी आर फ्री टू टेक आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। ठीक है, हम हमारे हिसाब से करेंगे सारी चीजें। तो ये जो कॉपरेशन होगा तो इसमें क्या होगा, वो ऐसे चलाएंगे नहीं अब, क्योंकि आप जैसे देखोगे ना कि ट्रेड का सोचते हुए कभी कभी इंडिया को कुछ ऐसी चीजें भी करना पड़ती है जो इंडिया की पॉलिटिकली, मतलब देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू का सवाल है तो करना पड़ रही है चीजें। ठीक है, तो सेंस में क्या है कि सच कॉपरेशन एक्सपेक्टेड टू टेम्पर स्टेट सॉवरेनिटी। स्टेट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार मेरी डिसीजन मेकिंग पावर पे क्या हो रहा है, एक तरह से कैप लगाया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, इस तरह का कॉपरेशन होगा तो इट विल प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। और इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट सीधा से होगा कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट वुड बी रिड्यूस्ड, लीडिंग टू बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पीस। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस कर दोगे आप, क्यों, क्योंकि आप जुड़े हुए हो आपस में। इंटरडिपेंडेंस जो है, कॉपरेशन वाली चीज जो है, तो वो आपको कनेक्टेड रखेगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल जैसे आप देखोगे तो वही मैंने आपको भी एक इंडिया चाइना का एग्जांपल बता दिया। वैसे तो आपकी बुक क्या बताती, लेकिन कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप, ठीक है, विच सिक्योर्ड ड्यूरेबल पीस बाय ग्रेजुएटिंग फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। अगर आप यूरोप को देखते हो ना, छोटा है, ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है वहां पे, डेवलपमेंट बहुत है। ठीक है, और जितना पैसा डेवलपमेंट दिख रहा है उतना ही कंफ्लिक्ट भी है वहां पे। ठीक है, थोड़ा सा चलोगे, मतलब मान के चलो यहां से क्या है कि इंदौर से भोपाल इतना जाओगे और लोग लड़ने लगते हैं वहां पे। ठीक है, अब हमारे जितने बड़े स्टेट है उतने बड़े बड़े देश हैं, और उससे छोटे छोटे देश हैं। ठीक, तो इस सेंस में क्या है कि वहां पे दिक्कतें बहुत थी, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन इस तरह से उन्होंने जब कॉपरेशन इंश्योर किया तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात करोगे ना, वर्ल्ड वॉर टू के खत्म होने के बाद में अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन चालू हो गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। अब आज जैसे आप देखोगे तो यूरोपियन यूनियन, ठीक, यूरोपियन यूनियन जानते हो, तो यूरोप में एक पूरे यूरोप की एक यूनियन बनी हुई है, मेजर कंट्रीज उस यूनियन का पार्ट है, ट्रेड एक साथ कर रहे हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी एक तरह की है, करेंसी एक तरह की है। तो उससे क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। पावरफुल फील करने के साथ साथ में वो क्या है, इंश्योर कर पा रहे हैं कि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, आपको एक होमवर्क देता हूं, चलो जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में पता करना, बताना मुझे किस ईयर में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है, कहां पे स्टैब्लिश हुई थी। ठीक, ये सारी चीजें आपको पता करना है। क्लियर हो गया? तो ये मैंने जो आपको सेकंड पॉइंट बताया, ये समझ में आया कि नहीं आया, कि दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप पॉसिबिलिटी क्रिएट करो इंटरडिपेंडेंस की, जिसके चलते आप क्या कर सकोगे, इंटरस्टेट राइवलरीज जो है उन्हें रिड्यूस कर सकोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है, इट एनविसेजेस द इमर्जेंस ऑफ अ सुप्रानेशनल ऑर्डर एंड सीज द फॉस्टरिंग ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी एज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। मुझे ये भी पता है, ये भी समझ नहीं आया आपको, चलो सिंपल कर देते हैं। अब क्योंकि इशू यही है ना कि पैराग्राफ में एक के बाद एक दनादन लिखे चलेगी एनसीईआरटी, उसको थोड़ा ऐसे तीन तरह से बता देते तो ज्यादा आसान रहता, हमने कर दिया आपके लिए। तो अब यहां पे क्या है देखो, तीसरा पॉइंट ये बताता है, तीसरी अप्रोच ये बताती है, इट एनविसेजेस द इमर्जेंस ऑफ सुप्रा नेशनल ऑर्डर। अभी तक आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक नेशन जो है तो उसकी नेशनल एंटिटी, एक उसकी सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना है। पहले वाले में आपने क्या देख लिया कि कंपटीशन रहेगा, ठीक है, कंपटीशन अच्छा है, रहने दो, उससे पीस एस्टैब्लिश्ड रहेगी। ठीक, समझ गए, बैलेंस ऑफ पावर बना रहेगा, पहले पॉइंट में देखा। दूसरे पॉइंट में आपने देखा कि कॉपरेशन का एक तरीका हो सकता है जिससे आप पीस इंश्योर कर सको। बढ़िया, शाबाश, कॉपरेशन से पीस इंश्योर कर लो। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा है इट एनविसेजेस द इमर्जेंस ऑफ सुप्रा नेशनल ऑर्डर। मतलब उन्होंने बोला कि नेशनल जो आइडेंटिटी है, उस नेशनल आइडेंटिटी के चक्कर में ही तो लड़ रहे हैं स्टेट्स, तो नेशनल आइडेंटिटी को खत्म करके क्यों ना अपन एक पैन ग्लोबल इमेज बना ले, ग्लोबल आइडेंटिटी बना ले। ठीक है, तो एक सुप्रा नेशनल ऑर्डर की बात की जाती है, एंड सीज द फॉस्टरिंग ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी एज द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया एक ग्लोबल कम्युनिटी अगर बन जाएंगे, हम अपने आप को नेशनल कम्युनिटी से हटा के ग्लोबल कम्युनिटी बना लेंगे, तो फिर तो पीस इंश्योर करना बहुत आसान हो जाएगा।
आया समझ में? तो पीस इंश्योर करने का एक ये तरीका भी है तीसरा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, हाउ, तो इसको और समझा देते हैं। एक्सपेंडिंग इंटरैक्शंस एंड कोलिजन अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज दैट इन्वॉल्व डाइवर्स नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड पीपल्स मूवमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जब हम बात करें ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की, तो ग्लोबल कम्युनिटी बनाने के लिए क्या होगा कि कॉलिजन्स की जरूरत होगी, लोग एक साथ आए, जुड़े अक्रॉस दी स्टेट बाउंड्रीज, तो सिर्फ नेशन तक सीमित ना रहे, लोग नेशन से ऊपर आके जुड़े। तो जैसे क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की अगर आप बात करते हो, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, तो वो क्या है, वो एक तरह से पीस इंश्योर कर रही है, क्योंकि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी यूएस में भी है, इंडिया में भी एक मल्टीनेशनल कंपनी मान लो रशिया में भी है, तो वो तीन देशों के बीच के लोगों को कनेक्ट करके रखी, तीन देश के लोगों के बीच में एक सुप्रा नेशनल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। आप अगर पीपल्स मूवमेंट की बात करते हो, तो जैसे अभी आगे बताऊंगा, अब यूनाइटेड नेशन की कितनी, अब यूनिसेफ जो हो गया, तो यूनिसेफ जो हो गया, तो चिल्ड्रंस फंड जो है, ठीक है, वो मतलब चिल्ड्रंस के बारे में अगर सोच रहे हैं, पीस के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ यूरोप के बारे में सोचेंगे या फिर वो सिर्फ साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के बारे में सोचेंगे, वर्ल्ड वाइड सोचेंगे ना वो। तो इस तरह से अब एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाई जा सकती है, और ग्लोबल कम्युनिटी बना के भी पीस को इंश्योर किया जा सकता है। ये तीसरा तरीका है, ठीक है, ये तीसरा तरीका हो गया। तो एक्सपेंडिंग इंटरैक्शंस एंड कोलिजन्स अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज दैट इन्वॉल्व डाइवर्स नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड पीपल्स मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है, तो वी आर कनेक्टेड नाउ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आपका, आज आप इंडिया में बैठे हो, इंडिया में किसी गांव में बैठे हो जहां नेटवर्क भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपका दोस्त हो सकता है यूएस में भी हो एक, ठीक है, और आप बात कर रहे हो, दोनों जुड़े हुए हो आपस में, ठीक। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस से क्या हो रहा है कि वो जो नेशनल, अब देखो अगर ये अप्रोच फॉलो करोगे तो नेशनल आइडेंटिटी एक तरह से क्या बन रही है, रुकावट बन रही है। नेशनल आइडेंटिटी को इरोड करना होगा, उसे खत्म करना होगा, ठीक है। तो द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फर्दर इरोडिंग द ऑलरेडी डिमिनिश्ड प्राइमेसी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो स्टेट की सॉवरेनिटी को आपको कम करना होगा, तब जाके आप क्या कर पाओगे, ग्लोबल कम्युनिटी बना पाओगे, ठीक है। तो स्टेट की सोवरेनिटी को अगर आप देखोगे, पहली अप्रोच में मैक्सिमम, दूसरी अप्रोच में कम हुई दूसरी, और तीसरी अप्रोच में और कम हो गई है, ठीक है। तो ये तीन अलग अलग अप्रोच में आप अगर इस पर्सपेक्टिव से भी सीखना चाहो कि स्टेट की सोवरेनिटी को आप कम करते करते भी पीस इंश्योर कर सकते हो, तीन अलग अलग तरीके हैं जिसमें स्टेट की सोवरेनिटी मैक्सिमम, मिनिमम और मीडियम टाइप से रहेगी, ठीक है। वो चीजें मैंने आपको समझाई है यहाँ पे। आशा करता हूं आप कनेक्ट कर पाए, तीनों टॉपिक क्लियर हो गए, तीनों अप्रोचेस समझ में आ गई है, ठीक है। अब क्रिएटिंग और ये जब इस अप्रोच को फॉलो करोगे ना, तो दिस कंडीशन इज वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग कंडीशंस कंड्यूसिव टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। इससे भी आप वर्ल्ड पीस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कम्युनिटी की, ग्लोबल कम्युनिटी की बात करोगे, तो ग्लोबली पीस भी एस्टैब्लिश करना आसान रहेगा, ठीक है। तीनों अप्रोच, अब तीनों अप्रोच समझा दिया। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि आपको कौन सी अप्रोच लगती है सबसे बेहतर है, जिससे आप वर्ल्ड पीस को इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मतलब सोचना थोड़ा कि आपको क्या लगता है, किस अप्रोच से अगर आप पीस को एस्टैब्लिश करोगे, पीस को परस्यू करोगे, तो प्रैक्टिकली और कह सकते हैं थियोरेटिकली इट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अगर मैं आपको कहूं यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ, तो यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो तीनों अप्रोचेस का इस्तेमाल करके पीस जो है, पीस को परस्यू करती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टू द परस्यूट ऑफ पीस देखा हमने, और डिफरेंट अप्रोचेस में यूनाइटेड नेशंस जो है, उन तीनों अप्रोचेस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके पीस को परस्यू करने की कोशिश करती है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशंस एम्बॉडी एलिमेंट्स ऑफ ऑल थ्री अप्रोचेस। पहला देखो, तो जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल में पता है ना आपको क्या, कि बिग फाइव जो हैं, 5 बड़े देश जो हैं, कौन कौन से हैं, नाम बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कितने 5 मेंबर्स आप लोगों को ध्यान है नहीं है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, तो वो क्या करते हैं, अब अगर जैसे देखोगे तो विच गिव्स परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर टू 5 डोमिनेंट स्टेट्स, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलेंट इंटरनेशनल हायरार्की, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट्स द प्रिवेलेंट इंटरनेशनल हायरार्की में क्या आ गया यहाँ पे, आप जैसे देखोगे तो जो हमारी पहली अप्रोच थी, जिसमें आपको क्या करना है, सॉवरेनिटी देना होगा, बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ, 5 नेशंस के पास में वीटो पावर है, मतलब वो क्या कर सकते हैं, किसी भी डिसीजन को लेने पे ना लेने पे अपनी हाँ या ना बोल सकते हैं। इस तरह से क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर रही है, पावर को सेपरेट किए हुए है, दो एवरी नेशन इज अ सॉवरिन, लेकिन पावर को उसने क्या करके रखा, बैलेंस करके रखा, किसी एक के पास में पावर ना चले जाए और सब एक दूसरे से डरे हुए रहते हैं, तो पीस बनी हुई रहती है वो, ठीक है। एक चीज ये देखने को मिलती है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रमोट्स इंटर स्टेट कॉपरेशन इन सेवरल स्फीयर्स, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ठीक, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है, ठीक है, यूएन के अलग अलग विंग्स हैं, तो इकोनॉमिक सोशल काउंसिल प्रमोट्स इंटर स्टेट कॉपरेशन इन सेवरल फेसेस,
सेकंड अप्रोच में मैं बताया था ना कॉपरेशन की बात होती है, तो आप यहां पे जैसे देखोगे तो यूएन क्या करता है, अपने इकोनॉमिक सोशल काउंसिल्स के थ्रू अलग अलग स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक और सोशल कॉपरेशन को इंश्योर करता है। एक अप्रोच ये भी हो सकती है पीस स्टैब्लिश करने की। और तीसरा क्या है, जैसे ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की बात की थी, तो द कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, अब जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में आप ह्यूमन राइट कमीशन देखोगे तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से देखो तो वर्ल्ड वाइड सभी के ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, तो वो तीसरी अप्रोच से रिलेटेबल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है तो तीनों तरीके से अपना काम कर रहा है। द कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स सीक्स टू शेप एंड अप्लाई ट्रांजिशनल नॉर्म्स, ठीक है, सॉरी ट्रांजिशनल नहीं, ट्रांसनेशनल, ठीक है, ट्रांसनेशनल नॉर्म्स। तो आप जैसे देखोगे तो एक देश तक सीमित नहीं है, वो सारे देशों को जोड़ के रखा हुआ है अपने ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स है उनके साथ में। क्लियर है? तो ये एक एग्जांपल हो गया, एक ऐसा एग्जांपल जहां पे आपको तीनों अप्रोचेस से पीस एस्टैब्लिश करते हुए देखने को मिल सकती है। क्लियर हुआ? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस टू द परस्यूट ऑफ पीस। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी समझने वाले हैं हम, ठीक है, पैसिफिज्म जो है ना, उस पैसिफिज्म आइडियोलॉजी को समझेंगे कि आखिर आइडियोलॉजी है किस बारे में, आइडियोलॉजी क्या कहना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में पैसिफिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यहां तक आपको किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।